हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग 66 बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर को पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम लोग को पढ़ना है भारतीय वायुसेना में शामिल हुए राफेल विमान। तो 29 जुलाई 2020 को 5 राफेल विमान ने अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर लैंडिंग की। तो ये डेट याद रखिएगा, 29 जुलाई 2020 को 5 राफेल विमान कहाँ आया था? तो अंबाला आया था। राफेल विमानों के भारतीय हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने पर 2 सुखोई 30 विमान द्वारा उनका मार्गदर्शन किया गया। इस विमान की खरीद हेतु 2016 में भारत और फ्रांस के बीच समझौता हुआ था। इस सौदे के तहत भारत फ्रांस से 59,000 करोड़ रुपए में 36 राफेल विमान खरीदेगा। तो प्राइस याद रखिएगा, 59,000 करोड़ रुपए में 36 राफेल विमान खरीदेगा। 36 विमानों में 10 विमान की आपूर्ति निर्धारित अवधि के भीतर पूरी कर ली गई है। इसमें 5 विमान प्रशिक्षण मिशन पर फ्रांस में ही रहेंगे और 2021 तक सभी विमान भारत को सौंप दिए जाएंगे। राफेल में कौन कौन सा मिसाइल लगा हुआ है? तो देखिए, सबसे पहला मिसाइल है MICA। ये एयर टू एयर मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 80 किलोमीटर के आसपास है। दूसरा है स्कल्प मिसाइल, जो है एयर टू लैंड टू एयर मिसाइल है। ठीक है, एक क्रूज मिसाइल, मारक क्षमता 300 किलोमीटर है। मिटियोर जो है एयर टू एयर मिसाइल है, इसकी मारक क्षमता 100 किलोमीटर। और हैमर मिसाइल जो है इसका 70 किलोमीटर की मारक क्षमता है। याद रखिए कि इसमें मिसाइल कौन कौन सा है। राफेल लड़ाकू विमान 4.5 पीढ़ी का विमान है। जैसे होता है ना नेट में 4G 5G इस तरीके से, तो ये 4.5G है। राफेल विमान प्राप्त करने वाला भारत विश्व का चौथा देश है। मतलब विश्व में 4 ही देश ऐसा है जिसके पास राफेल है। फ्रांस के अलावा और किसके पास है? तो मिस्र और कतर के पास है। तो फ्रांस तो इसको बनाता ही है, उसके अलावा मिस्र और कतर, ये दोनों देश भी इसके यहाँ से खरीदे हैं। अब इंडिया भी खरीद लिया है, तो यानी चौथा देश है इंडिया जिसके पास राफेल है। राफेल 2 इंजन वाला है, 2 सीटर और 2 इंजन। इसमें दोनों याद रखिएगा, इसमें 2 सीट है और 2 इंजन भी है। राफेल 2 इंजन वाला लड़ाकू विमान है। यह विमान हवाई निगरानी, ग्राउंड सपोर्ट, इन डेप्थ स्ट्राइक, परमाणु अभियानों को अंजाम देने में सक्षम है। इस विमान में लगी 30 mm की तोप से 2500 राउंड गोली दागे जा सकते हैं। राफेल विमान की अधिकतम गति 1.8 मैक है। 1.8 मैक करने का मतलब, मैक मतलब होता है साउंड का स्पीड। ठीक है, तो यानी साउंड का स्पीड से 1.8 टाइम्स ज़्यादा ये हवा में उड़ सकता है, उतने स्पीड से। एक बार उड़ने के बाद 3700 किलोमीटर तक का सफ़र करने में सक्षम है। मतलब एक बार यदि फ्लाइट कर जाए तो 3700 किलोमीटर तक इसको कोई टेंशन नहीं है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सबसे बर्निंग टॉपिक, जो है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आया है 1986 को रिप्लेस करके। याद रखिएगा, रिप्लेस किसको किया? 1986। और 86 वाले के पहले क्या था? तो 1968 था, उसके बाद 86 का आया, अब ये 2020 का आया है। ठीक है, तो याद रखिएगा। 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को स्वीकृति प्रदान की गई। यह 20वीं सदी का पहली शिक्षा नीति है तथा यह 34 साल पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रतिस्थापित करेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुकूल स्कूल और कॉलेज की शिक्षा को अधिक समग्र, लचीला बनाने हेतु भारत को एक ज्ञान आधारित जीवन, समाज तथा ज्ञान की वैश्विक महाशक्ति में बदलना, प्रत्येक छात्र में निहित अद्वितीय क्षमताओं को सामने लाना है। इसके हेड कौन थे? तो पहले इसरो के अध्यक्ष रह चुके हैं के कस्तूरी रंजन। याद रखिएगा, प्रख्यात वैज्ञानिक इसरो के पूर्व प्रमुख पद्म विभूषण डॉक्टर के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे के लिए एक समिति का गठन किया गया था, जिसने दिसंबर 2018 में सरकार के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 का मसौदा सौंप दिया था। मई 2019 में लोकसभा चुनाव के बाद इस मसौदे को जनता की राय हेतु सार्वजनिक किया गया था और फाइनली 20 में पास कर दिया गया। इसमें मेन बातें क्या क्या हैं, ये ध्यान रखने वाली बातें हैं। तो केंद्र तथा राज्यों द्वारा शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय को GDP के 6% तक बढ़ाया जाएगा। तो यानी कि शिक्षा में जो खर्च अभी हो रहा है उसको GDP के 6% तक बढ़ाया जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय किया जाएगा, तो ये भी याद रखिएगा। पहले भी इसका नाम शिक्षा मंत्रालय था। तो शिक्षा मंत्रालय से HRD कब हुआ था, मतलब कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कब हुआ था, कमेंट सेक्शन में बताइए। यानी पहले इसका जो नाम था शिक्षा मंत्रालय, वहाँ से मानव विकास मंत्रालय कब हुआ था, ये आप कमेंट सेक्शन में बताना है। फिर से शिक्षा मंत्रालय हो गया है। अब डिजिटल शिक्षा, तो विभिन्न क्षेत्रों में क्या क्या इसके लिए है, मतलब इसमें विभिन्न क्षेत्रों के लिए क्या क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आता है डिजिटल शिक्षा, जो आजकल काफ़ी चर्चा में भी है। तो सीखने, मूल्यांकन करने, योजना बनाने, प्रशासन को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने पर विचारों का मुक्त आदान प्रदान करने हेतु एक मंच प्रदान करने के लिए एक स्वायत्त निकाय NETF, नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम, राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच का निर्माण किया जाएगा। तो NETF का निर्माण किया जाएगा। डिजिटल शिक्षा संसाधनों को विकसित करने हेतु एक प्रौद्योगिकी यूनिट यानी टेक्नोलॉजिकल यूनिट का गठन किया जाएगा। यह नई यूनिट डिजिटल अवसंरचना, सामग्री तथा क्षमता निर्माण को समन्वित करेगी। अध्यापक शिक्षण पर बात किया जाए, मतलब टीचर के लिए, तो वर्ष 2030 तक शिक्षण कार्य करने के लिए न्यूनतम योग्यता 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड BEd कोर्स की जाएगी। शिक्षा में डिजिटल विभाजन को पाटने की सहायता करने के लिए शिक्षक को भारतीय स्थितियों के अनुकूल ऑनलाइन शैक्षणिक विधियों का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, यानी कि टीचर्स को अब ऑनलाइन टीचिंग करने का भी ट्रेनिंग दिया जाएगा।
नेक्स्ट है स्कूली शिक्षा। तो 6 वर्ष की आयु तक प्री प्राइमरी शिक्षा को 2025 का सार्वभौमिक कर दिया गया। मतलब 2025 से जो है 6 वर्ष की आयु तक बच्चा को 3 साल स्कूल में जाना है। कहने का मतलब कि अभी जो क्लास 1 से स्टार्ट होता है उसके पहले भी जो आंगनवाड़ी या प्री प्राइमरी लेवल का है उसको भी अब मेन शिक्षा में ही जोड़ा जाएगा। वर्ष 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100 नामांकन के साथ पूर्व विद्यालय से माध्यमिक स्तर की शिक्षा में सार्वभौमिकीकरण का लक्ष्य। स्कूल में 6ठे ग्रेड से ही व्यावसायिक शिक्षा शुरू हो जाएगी, है ना। 6 क्लास से व्यावसायिक शिक्षा शुरू हो जाएगी और इसमें इंटर्नशिप शामिल होगा। कक्षा 5 तक बच्चों को मातृभाषा के शिक्षा के माध्यम के रूप में उपयोग किया जाएगा, यानी 5 क्लास तक उसके मदर टंग में ही पढ़ाया जाएगा। एक नई पाठ्यक्रम संरचना लागू की जाएगी जिसमें 3 साल की आंगनवाड़ी प्री स्कूलिंग को भी सम्मिलित किया जाएगा, है ना। बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन की स्थापना की जाएगी, जिसके अंतर्गत राज्य वर्ष 2025 तक सभी प्राथमिक स्कूलों में कक्षा 3 तक सभी विद्यार्थियों द्वारा सार्वभौमिक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त हेतु कार्यान्वयन योजना तैयार करेंगे। नेक्स्ट, बोर्ड परीक्षाओं को आसान बनाने के लिए उन्हें फिर से डिजाइन किया जाएगा। परीक्षा में तथ्यों को रटने की बजाय मुख्य दक्षताओं का परीक्षण किया जाएगा, जिसमें सभी छात्रों को 2 बार परीक्षा देने की अनुमति होगी। तो ये भी ध्यान रखिएगा कितने बार परीक्षा देना होगा। स्कूली प्रशासन में परिवर्तन किया जाएगा, जिसके लिए नई स्कूल गुणवत्ता आकलन और प्रत्यायन संरचना तथा सार्वजनिक और निजी दोनों प्रकार के स्कूलों को विनियमित करने के लिए एक स्वतंत्र प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। उच्च शिक्षा की बात करें तो विविध प्रवेश तथा निकाय विकल्पों के साथ 4 वर्षीय स्नातक डिग्री का आरंभ किया जाएगा। तो 4 वर्ष का डिग्री कोर्स यहाँ पे लाया जाएगा। एमफिल को समाप्त कर दिया गया है। एमफिल को चिकित्सा और कानून यानी कि डॉक्टरी और लॉ दोनों को छोड़कर सबके लिए एक नया संगठन बनाया जाएगा, जिसका नाम होगा राष्ट्रीय भारत उच्च शिक्षा आयोग। ठीक है, तो सिर्फ चिकित्सा और कानूनी शिक्षा को छोड़कर बाकी जितने भी तरह के एजुकेशन है इंडिया में सबके लिए अब एक ही बॉडी होगा जो यूजीसी को रिप्लेस करेगा, वो होगा एचईसी। ठीक है, हाई एजुकेशन कमीशन, भारत उच्च शिक्षा आयोग। तो विभिन्न संस्थानों के मध्य अकादमिक क्रेडिट को अंतरित और गणना को आसान करने के लिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना की जाएगी। अब एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट स्थापना किया जाएगा, जो हर एक स्टूडेंट को उसमें एक तरह से अकाउंट खोला जाएगा और वो बच्चा क्या क्या पढ़ा है और कब कहाँ पढ़ा है उसमें जमा रहेगा। महाविद्यालयों को 15 वर्ष में चरणबद्ध स्वायत्ता के साथ समता प्रणाली समाप्त की जाएगी, जिससे प्रत्येक महाविद्यालय एक स्वायत्त डिग्री देने वाली संस्था विश्वविद्यालय के घटक के रूप में विकसित हो जाएंगे। एनईपी 2020 का लक्ष्य व्यावसायिक शिक्षा सहित उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन को 3% से बढ़ाकर 2035 तक 50% करना है। उच्च शिक्षा संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएंगी। अब पढ़ते हैं पारंपरिक ज्ञान के बारे में। तो जनजातीय तथा देशज ज्ञान सहित भारतीय ज्ञान पत्तियों को पाठ्यक्रम में परिशुद्ध तथा वैज्ञानिक तरीके से सम्मिलित किया जाएगा। तो ट्रेडिशनल नॉलेज है, मतलब जो शेड्यूल ट्राइब के लोगों के पास या फिर जो यहाँ के लोकल लोग हैं उनके पास जो भी है उसको भी अब एजुकेशन में शामिल किया जाएगा। समान और समावेशी शिक्षा। तो आकांक्षी जिले जो इंस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट का नीति आयोग का जो प्रोग्राम है, जैसे क्षेत्रों जहां बड़ी संख्या में छात्रों को आर्थिक, सामाजिक या जातिगत बाधाओं का सामना करना पड़ता है तो विशेष शैक्षिक क्षेत्र के रूप में नामांकित किया जाएगा। तो उसको स्पेशल एजुकेशन सेक्टर के एरिया के रूप में नामित किया जाएगा। सभी लड़कियों तथा ट्रांसजेंडर छात्रों को समान गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार लैंगिक समावेशी कोष जेंडर इंक्लूजन फंड की स्थापना करेगी। वित्तीय सहायता की बात करें तो अनुसूचित जाति यानी कि SC, ST और OBC अन्य सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों से संबंधित मेधावी छात्रों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। संभावित चुनौतियां, इसमें चुनौतियां क्या क्या हैं, मतलब कि इतना बोल तो दिया गया है कि ऐसे किया जाएगा वैसे किया जाएगा, लेकिन कुछ इसमें बाधाएं भी हैं। तो चूंकि एक जो है शिक्षा जो है कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। कंकरेंट लिस्ट मतलब इस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं तथा अधिकांश राज्यों को अपने स्कूल बोर्ड हैं। अतः इस नीति का वास्तविक कार्यान्वयन के लिए सभी राज्य सरकारों को एक साथ लाना होगा, जो सबसे बड़ा चुनौती है। दूसरा, इतना 6% GDP का यहाँ पे जब खर्च होगा तो दूसरे क्षेत्र से कटौती किया जाएगा, तो वहाँ पे फिर दिक्कत होगा। तो ये सब इसमें चुनौती में आप लिख सकते हैं यदि कहीं लिखने के लिए बोला जाए तो। अब है इंडिया आइडियाज शिखर सम्मेलन 2020। इसमें क्या था, तो जुलाई 2020 में इंडिया आइडियाज शिखर सम्मेलन 2020 वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संपन्न हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जुलाई 2020 को इस शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी अमेरिका भारत व्यापार परिषद किसके द्वारा किया गया है, तो याद रखिएगा अमेरिका भारत व्यापार परिषद द्वारा की गई। इस वर्ष परिषद के गठन की 45वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी। इस शिखर सम्मेलन की थीम था बेहतर भविष्य का निर्माण। और ये जो अमेरिका भारत व्यापार परिषद है उसका गठन 1975 में ही हुआ था, तो ये भी याद रखिएगा। इस साल उसका 45 वर्ष हुआ था। नेक्स्ट है दूसरा, भारत अमेरिका सामरिक ऊर्जा साझेदारी की मंत्री परिषदीय बैठक। तो 17 जुलाई 2020 को दूसरी भारतीय अमेरिका सामरिक ऊर्जा साझेदारी की मंत्री स्तरीय बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुई।
इस बैठक की सह अध्यक्षता अमेरिकी ऊर्जा सचिव डॉन ब्रॉडलेट और केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया। इस बैठक में दोनों देशों ने सुपर क्रिटिकल बिजली चक्रों और कार्बन कैप्चर उपयोग एवं भंडारण समेत अन्य कोयला प्रौद्योगिकियों पर आधारित परिवर्तनकारी बिजली उत्पादन के अनुसंधान के नए क्षेत्रों की घोषणा की है। गौरतलब है कि दोनों देश स्वच्छ ऊर्जा अनुसंधान, विकास और नवाचार और महत्व को समझते हैं और स्मार्ट ग्रिड व ऊर्जा भंडारण पर अनुसंधान तेज करने के लिए पेस आर अमेरिका भारत भागीदारी के जरिए संयुक्त अनुसंधान और विकास का नेतृत्व भी कर रहे हैं। डिजिटल ऑनलाइन शिक्षा पर प्रज्ञता निर्देश जारी है ना, नया टॉपिक है, ये अलग टॉपिक है, यहाँ पे आई थिंक लगता है मिसप्रिंट हो गया हम लोग से, है ना। तो प्रज्ञता निर्देश जारी किया गया था। 14 जुलाई 2020 को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने डिजिटल ऑनलाइन शिक्षा पर प्रज्ञता दिशा निर्देश जारी किए। प्रज्ञता दिशा निर्देश विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से विकसित किए गए हैं जो लॉकडाउन के कारण अभी घरों पर मौजूद छात्रों के लिए ऑनलाइन या मिश्रित डिजिटल शिक्षा पर केंद्रित है। प्रज्ञता दिशा निर्देश में ऑनलाइन डिजिटल शिक्षा के 8 चरण क्या क्या है? योजना, समीक्षा, व्यवस्था, मार्गदर्शन, बात, असाइन, ट्रैक और सराहना शामिल है। ये 8 चरण उदाहरणों के साथ चरणबद्ध ढंग से डिजिटल शिक्षा की योजना और कार्यान्वयन का मार्गदर्शन करते हैं। इन दिशा निर्देशों के तहत 1 से 12वीं तक के छात्रों के लिए प्रतिदिन ऑनलाइन पढ़ाई की समयावधि निर्धारित की गई है ना। तो इसमें तय किया गया था कि किस क्लास के बच्चे को मैक्सिमम कितना देर ऑनलाइन क्लास पढ़ाया जा सकता है। और क्वेश्चन में ऐसे आ सकता है कि प्रज्ञता गाइडलाइन बनाया कौन था? तो एनसीईआरटी के द्वारा बनाया गया था। लॉन्च कौन किया? तो शिक्षा मंत्री। और किसी से रिलेटेड है? तो ऑनलाइन शिक्षा से रिलेटेड है। ठीक है, तो यह था प्रज्ञता गाइडलाइन में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देश की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत तो 11 जुलाई 2020 को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश PR रामचंद्र मेनन, ठीक है, तो याद रखिए कहाँ के हाईकोर्ट के द्वारा ऐसा किया गया, तो छत्तीसगढ़ के हाईकोर्ट के द्वारा। वहाँ के मुख्य न्यायाधीश PR रामचंद्र मेनन ने देश की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत का उद्घाटन किया। ई लोक अदालत में 23 जिलों के 195 खंडपीठों में 3133 अधिक मामलों की सुनवाई होगी। कोरोना के कारण बाधित लंबित मामलों की सुनवाई हेतु इसकी शुरुआत की गई है। पक्षकारों और वकीलों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यदि जुड़ने में दिक्कत होगी तो उन्हें यह सुविधा प्रदान की गई है कि व्हाट्सएप के माध्यम से वीडियो कॉल पर अपना पक्ष रख सकते हैं। नेक्स्ट है बाघों की गणना ने नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। ठीक है, तो बाघों की गणना एक तो अपने आप में था ही रिकॉर्ड कि इतना सारे बाघ इंडिया में है, ठीक है, 2967, लेकिन उसके गणना करने के लिए जो कैमरा यूज किया गया है, इतना सारा कैमरा, वो भी एक रिकॉर्ड कायम किया कि पहली बार किसी जानवर को गिनने के लिए इतना कैमरा यूज किया गया था, है ना। 11 जुलाई 2020 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार भारत में बाघों की गणना 2018 ने विश्व के सबसे बड़े कैमरा ट्रैप वन्यजीव सर्वेक्षण होने का नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की वेबसाइट से प्रशस्ति पत्र के अनुसार वर्ष 2018 में किए गए सर्वेक्षण की पुनरावृत्ति, संसाधन और डेटा के हिसाब से अब तक का सबसे व्यापक रहा। कैमरा ट्रैप मोशन सेंसर्स के साथ लगे बाहरी फोटोग्राफिक उपकरण जो किसी भी जानवर के गुजरने पर रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है, को विभिन्न 141 विभिन्न साइटों पर 26,838 स्थानों पर रखा गया था और 1,21,337 वर्ग किलोमीटर के प्रभावित क्षेत्र का सर्वेक्षण किया गया। कुल मिलाकर कैमरा ट्रैप ने वन जीवों को 3,48,58,623 तस्वीरों को खींचा, जिसमें 76,651 बाघों के थे और 51,777 तेंदुए के शेष अन्य जीव जंतुओं के तस्वीर थे। इन तस्वीरों के माध्यम से 2461 बाघ शावकों मतलब उसके बच्चों को छोड़कर की पहचान स्ट्राइक टैप पैटर्न रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करके की गई। गौरतलब है कि नवीनतम गणना के अनुसार देश में बाघों की संख्या 2967 है। तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस बात के लिए है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है इंडिया ग्लोबल वीक। 9 से 11 जुलाई 2020 के मध्य वर्चुअल सम्मेलन इंडिया ग्लोबल वीक 2020 का उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन के उद्घाटन में भाषण दिया। 3 दिवसीय इस वर्चुअल सम्मेलन का विषय था पुनः प्रवर्तक बने भारत और बेहतर नया भविष्य, बी द रिवाइवल इंडिया बेटर एंड न्यू वर्ल्ड। नेक्स्ट है वंदे भारत मिशन का तृतीय एवं चतुर्थ चरण। तो वंदे भारत मिशन था किस लिए? तो विदेशों में जो लोग फंस गए थे लॉकडाउन के कारण, कोरोना वायरस के कारण, उनको वापस लाने के लिए, है ना। एयर इंडिया के द्वारा वंदे भारत मिशन चलाया गया था। बाकी बाद में फिर जो प्राइवेट है उनको भी जोड़ा गया था, लेकिन शुरू में सिर्फ एयर इंडिया के द्वारा लाया गया था। ठीक है, विभिन्न देशों से जैसे यूके, अमेरिका, यूरोप, कनाडा, यहाँ से भी लाया गया। ये मई में लॉन्च हुआ था, याद रखिए। वंदे भारत मिशन जो है मई में लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट है पहला वर्चुअल स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता एक्सपो 2020। तो 22 से 26 जून 2020 के बाद देश के पहले वर्चुअल स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता एक्सपो का आयोजन किया गया। जहाज रानी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख मांडविया ने इसका उद्घाटन किया। इस एक्सपो का आयोजन फिक्की द्वारा किया गया है। यह देश की सबसे बड़ी वर्चुअल प्रदर्शनी है। नेक्स्ट है गरीब कल्याण रोजगार अभियान। मोदी जी के द्वारा चालू किया गया था। 20 जून 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश के गाँव में आजीविका के अवसरों को बढ़ाने के लिए गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत की।
इस अभियान का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के खगड़िया जिले के बेलदौर प्रखंड के तेलिहर ग्राम से किया। तो याद रखिए कहाँ से, बिहार के, तो बिहार से ही हुआ तो इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बिहार के खगड़िया जिले, ठीक है, कि बेलदौर प्रखंड के तेलिहर गांव से किया। इस अभियान 6 राज्यों में, सारे राज्यों में नहीं चालू हुआ है, बल्कि जहाँ पे मजदूरों की संख्या ज़्यादा थी, जहाँ रिटर्न होने वाले मजदूरों की संख्या ज़्यादा थी, वहीं हुआ है। तो बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और उड़ीसा के 116 जिलों में 125 दिन मिशन मोड में चलाया जाएगा। इसके तहत 50,000 करोड़ रुपये के सार्वजनिक कार्य कराए जाएंगे। इसके अलावा इस अभियान के तहत रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए ही अस्थायी बुनियादी ढांचा तैयार किया जाएगा। यह अभियान 12 विभिन्न मंत्रालयों या विभिन्न ग्रामीण, जैसे कौन कौन है, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, खान, पेयजल और स्वच्छता, पर्यावरण, रेलवे, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, नवी और नवीकरणीय ऊर्जा, सीमा सड़क, दूरसंचार और कृषि का समन्वित प्रयास करेगा। तो इतना याद करने की जरूरत नहीं है, बस याद रखिए कि 12 मंत्रालय या विभाग थे, 116 जिला, 6 राज्य, 125 दिन, 50,000 करोड़। बिहार के खगड़िया जिला, बेलदौर प्रखंड, तेलिहर गांव, इतना याद रखिएगा। 20 जून 2020, इस टॉपिक से कुछ नहीं छूटने वाला। पूरी तरह डिजिटल होने वाला पहला निर्माण क्षेत्र संगठन 12 जून 2020 को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के तहत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI पूरी तरह से डिजिटल होने वाला पहला निर्माण क्षेत्र संगठन बन गया है। NHAI यूनिक क्लाउड आधारित एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित बिग डाटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म, डाटा लेक एवं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के लॉन्च के साथ पूरी तरह डिजिटल बना। NHAI का समस्त परियोजना प्रबंधन कार्य मैनुअल से ऑनलाइन पोर्टल आधारित रूप में रूपांतरित हो गया है। अब पढ़ते हैं इंडिया रैंकिंग 2020, इसके बारे में लोग पढ़ते हैं। तो 11 जून 2020 को मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग रूपरेखा, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के तहत देश में उच्च शिक्षा के संसाधनों की राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया इंडेक्स 2020 जारी किया। उच्च शिक्षा के 8 क्षेत्र प्रबंधन, याद रखिएगा ये जो रैंकिंग है 8 क्षेत्र में अलग अलग जारी किया गया है, यानी मैनेजमेंट, लॉ, मेडिकल, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, फार्मेसी और कॉलेज और यूनिवर्सिटी की श्रेणी में मानव संसाधन विकास मंत्रालय 5वीं बार रैंकिंग जारी की गई। यह भी याद रखिएगा, 8 क्षेत्र में 5वीं बार। इस सर्वेक्षण में देश भर के सरकारी और गैर सरकारी उच्च शिक्षण संस्थानों को शामिल किया गया है। ओवरऑल देखा जाए तो संयुक्त रूप में शीर्ष 5 स्थान है ओवरऑल में। सबसे पहले IIT मद्रास, फिर उसके बाद IISc बेंगलुरु, IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIT खड़गपुर। उसके बाद आते हैं तो विश्वविद्यालय की श्रेणी में, तो सबसे पहले है IISc बेंगलुरु, उसके बाद JNU, BHU, अमृता विश्व विद्यापीठम, जादवपुर यूनिवर्सिटी, कोलकाता। तो ये शुरू का 3-4 जरूर याद रखिएगा। इंजीनियरिंग की श्रेणी में IIT मद्रास, IIT दिल्ली और IIT बॉम्बे इंजीनियरिंग की श्रेणी में है। ओवरऑल था IIT मद्रास भी टॉपर, और तो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में वही रहेगा IIT मद्रास ही। कॉलेज के श्रेणी में तो मिरांडा हाउस नई दिल्ली, लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन नई दिल्ली और हिंदू कॉलेज नई दिल्ली। प्रबंधन की श्रेणी में देखा जाए तो IIM अहमदाबाद, IIM बेंगलुरु और IIM कलकत्ता। फार्मेसी की श्रेणी में जामिया हमदर्द नई दिल्ली, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च मोहाली। मेडिकल श्रेणी में शीर्ष 3 संस्थान है, एम्स नई दिल्ली, पोस्ट ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर। आर्किटेक्चर की श्रेणी में IIT खड़गपुर, IIT रुड़की और NIT कैलिकट, ये 3 संस्थान से। लॉ में देखा जाए तो नेशनल लॉ स्कूल ऑफ यूनिवर्सिटी बेंगलुरु, नेशनल यूनिवर्सिटी नई दिल्ली, नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद, ये 3 जो थे टॉप पे रहे। डेंटल जो था पहली बार जोड़ा गया था, याद रखिएगा, एक बार नया जोड़ा गया था क्षेत्र डेंटल। तो डेंटल में मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज दिल्ली, मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज उडुपी और डॉक्टर DY पाटिल विद्यापीठ पुणे, ये 3 संस्थान जो थे टॉप पे थे। तो ये था इस रैंकिंग के बारे में। ये 5वां बार जारी किया गया था 8 क्षेत्र में। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 29 सितंबर 2015 को राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग रूपरेखा की शुरुआत की थी। आगे पढ़ते हैं अब हम लोग। तो FSSAI खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2019-20, FSSAI है ना। आप कोई भी पैकिंग वाला सामान खरीदते होंगे तो उस पर इसका मुहर लगा रहता है, अप्रूव्ड बाय FSSAI। 7 जून 2020 को भारतीय खाद्य संरक्षा व मानक प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2019-20 के लिए खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया। इस सूचकांक में राज्यों को 3 श्रेणी में बांटा गया। पहला बड़े राज्य, छोटे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, है ना। यह सूचकांक 5 मापदंडों के आधार पर तैयार किया गया है। खाद्य परीक्षण सुविधाएं, मानव संसाधन और संस्थागत डाटा, अनुपालन, प्रशिक्षण तथा उपभोक्ता सशक्तिकरण के अलावा क्षमता निर्माण, है ना। ये 5 क्राइटेरिया था। बड़े राज्यों में 3 कौन कौन सा था टॉप में, तो गुजरात, तमिलनाडु और महाराष्ट्र, याद रखिएगा बड़े राज्यों में। छोटे राज्यों में शीर्ष पर था गोवा, मणिपुर और मेघालय, और केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़, दिल्ली और अंडमान निकोबार।
आगे पढ़ते हैं कैट की 18वीं खंडपीठ का उद्घाटन। तो 8 जून 2020 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए कैट की 18वीं खंडपीठ का उद्घाटन किया। इसमें प्रशासनिक न्यायाधिकरण के तहत आने वाले सरकारी कर्मचारियों को उनकी शिकायतें और सेवा मामलों के संबंध में त्वरित राहत मिलेगी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323 ए के तहत इसका गठन वर्ष 1985 में हुआ था। इसे प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 85 के तहत गठित किया गया है। तो याद रखिएगा कैट जो है एक 323 ए के तहत इसका गठन किया जाता है। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे द्वारा सबसे शक्तिशाली रेल इंजन का परिचालन। 18 मई 2020 को भारतीय रेलवे द्वारा मेक इन इंडिया पहल के तहत निर्माणित 12,000 हॉर्स पावर अपने शक्तिशाली रेल इंजन का परिचालन किया। इसका परिचालन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन से बरवाडीह तक किया गया। इस रेल इंजन का नाम WAG-12 नंबर 60027 है। इस रेल इंजन को बिहार स्थित मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री में निर्मित किया गया है। भारत विश्व का छठा ऐसा देश है जो स्वदेश में ही अधिक हॉर्स पावर का इंजन बनाने वाले मतलब कि बहुत कम ऐसे देश है, भारत छठा ऐसा देश बना जहाँ पे इतने हॉर्स पावर का इंजन बन जाता है। नेक्स्ट है राजीव गांधी किसान न्याय योजना। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में लॉन्च किया गया था। तब 21 मई 2020 को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ किया। इस योजना का उद्देश्य राज्य में फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करना और किसानों को कृषि सहायता प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत खरीफ 2019 में पंजीकृत और उपार्जित रकबे के आधार पर धान, मक्का और गन्ना फसल के लिए 10,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से किसानों को सहायता अनुदान राशि उनके खातों में हस्तांतरित की जाएगी। खरीफ 2020 से आगामी वर्ष के लिए धान, मक्का, गन्ना, तिलहन, दलहन फसल में पंजीकृत अधिकृत सूचित रकबे के आधार पर निर्धारित राशि प्रति एकड़ की दर से किसानों को कृषि सहायता अनुदान के रूप में दी जाएगी। मतलब कि जैसे केंद्र सरकार का है ना मानधन योजना 6,000 रुपया साल भर में दिया जाता है, उसी तरह से यहाँ पे उसके ज़मीन के हिसाब से कितना ज़मीन उसका है उसके हिसाब से उसको पैसा दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली नियमावली 2020। तो यदि कोई सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो उसका वसूली कैसे किया जाएगा, इसके लिए गाइडलाइन तैयार किया गया है यूपी में। तो 6 मई 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी संपत्ति वसूली नियमावली 2020 को अनुमोदित कर दिया। यह नियमावली उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी संपत्ति वसूली अध्यादेश 2020 की धारा 26 के प्रावधानों के अधीन बनाई गई है। उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी संपत्ति की क्षति वसूली अध्यादेश में यह प्रावधान है कि राज्य सरकार इस अध्यादेश के प्रावधानों को क्रियान्वित करने हेतु अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है। इस नियमावली में हड़ताल, बंद, दंगों तत्संबंधी लोक अशांति तथा प्रतिवादों के दौरान लोक तथा निजी संपत्ति की क्षतियों की वसूली करने और जुर्माना अधिरोपित करने तथा संपत्ति के संबंध में हुई क्षतियों का अनुसंधान करने हेतु दावा अधिकरण का गठन करने तथा तत्संबंधी प्रतिकर अधिनिर्णित निर्णय नियम हेतु बनाए गए हैं। इस नियमावली के अंतर्गत नियम 9 में दावा पर अधिकरण का गठन, नियम 27 में दावा याचिका, 33 में दावों की सुनवाई, नियम 43 में प्रतिकर की धनराशि विनिश्चित करने के नियम और अधिकरण द्वारा विनिश्चित की गई क्षतियों की धनराशि वसूली हेतु विधान किया गया है। यानी कि आप रोड पे हड़ताल करेंगे और नुकसान पहुंचाएंगे संपत्ति का तो आपसे वसूला जाएगा। देखिए विशाखापट्टनम में जहरीली गैस का रिसाव। तो एक काफ़ी एक दर्दनाक घटना था। 7 मई 2020 को विशाखापट्टनम में आर आर वेंकटपुरम गांव में स्थित LG पोलाइमर स्थित प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में गैस रिसाव की घटना हुई। इस कंपनी में संयंत्र स्टायरीन गैस, याद रखिए कौन सा गैस निकला था, स्टायरीन गैस के रिसाव होने के कारण 10 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई और 200 लोगों से अधिक बीमार पड़ गए। इस दुर्घटना में संयंत्र के आसपास 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांव के लोग प्रभावित हुए। आंध्र सरकार ने मृतकों के परिजनों को 1 करोड़ रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की है। वर्ष 1961 में हिंदुस्तान पॉलीमर्स ने पॉलीस्टायरीन तथा इससे जुड़े उत्पादों को बनाने के लिए विशाखापट्टनम में हिंदुस्तान पॉलीमर्स नामक कंपनी की स्थापना की थी। वर्ष 97 में दक्षिण कोरिया की कंपनी LG केम ने इस कंपनी का अधिग्रहण कर लिया और इसका नाम परिवर्तित कर LG पॉलीमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कर दिया। तो आप याद रखिए कहाँ हुआ था और कौन सा गैस निकला था और हो सके तो डेट याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना एवं वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना। तो 4 मई 2020 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना और वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना का शुभारंभ किया। नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना के तहत जल संरक्षण की विभिन्न संरचनाओं का निर्माण कर राज्य की वार्षिक जल संरक्षण क्षमताओं में 5 लाख करोड़ लीटर जल का वृद्धि का लक्ष्य है। योजना के अंतर्गत 5 लाख एकड़ बंजर भूमि का संवर्धन किया जाएगा। योजना के अंतर्गत मनरेगा के तहत 10 करोड़ मानव दिवस का सृजन होगा। वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना के तहत सरकार संबंधी सभी पंचायतों सहित राज्य भर में 5,000 खेल के मैदानों का निर्माण करेगी।
इस योजना के माध्यम से सरकार खिलाड़ियों के प्रतिभा निखारने का कार्य करेगी तथा खेल के माध्यम से नौकरी में आरक्षण भी प्रदान करेगी। इस योजना का नाम शहीद पोटो हो करने का उद्देश्य सिंहभूम में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले वीर शहीद पोटो हो की वीरता के विषय में वर्तमान में आने वाली पीढ़ियों को अवगत कराना है, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है। आगे यहाँ से एक राष्ट्र एक राशन कार्ड में शामिल केंद्र शासित प्रदेश से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।